नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है और आज मैं फिर से आपके उपन्यास रेहन पर रघु का अगला भाग लेकर उपस्थित हुआ हूं। और आप जानते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह कृति बेहद रोमांचकारी और एक विचारोत्तेजक उपन्यास है। तो आइए सुनिए इस उपन्यास के बारे में जो अखिलेश जी ने कहा है, उसका थोड़ा सा भाग एक पैराग्राफ शुरू का सुना देता हूं कि रेहन पर रघु प्रख्यात कथाकार काशीनाथ सिंह की रचना यात्रा का नव्य शिखर है। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप संवेदना, संबंध और सामूहिकता की दुनिया में जो निर्मम ध्वंस हुआ है, तब्दीलियों का जो तूफान निर्मित हुआ है, उसका प्रामाणिक और गहन अंकन है रेहन पर रघु। यह उपन्यास वस्तुतः गांव, शहर, अमेरिका तक के भूगोल में फैला हुआ अकेले और निहत्थे पड़ते जा रहे समकालीन मनुष्य का बेजोड़ आख्यान है। ये मैंने फ्लैप पैक से मैंने सुनाया है और अखिलेश जी के ये विचार हैं। तो आइए सुनते हैं उपन्यास का अगला भाग। रेहन पर रघु का खंड 2 भाग 5 और 6 आइए सुनिए। रघुनाथ दालान में करवट लेते थे। नहीं करने के बावजूद शीला कमर की उभरी हुई हड्डियों के आसपास हल्दी, प्याज, चूना का घोल लेप रही थी और मुंह के अंदर ही अंदर कुछ बुदबुदाती भी जा रही थी, नाक सुड़कते हुए। दो मुष्टंड बेटे और दोनों परदेश, एक भी यहाँ नहीं जो बाप के बगल में खड़ा होता। रघुनाथ ने जिस अंडों को सेक कर बड़ा किया था, वे कोयल के नहीं कौवे के थे। वे खुद कौवा थे, वरना समझ गए होते। वे अब तक जिस घर में रहते आए थे, खपरेलों का था, मिट्टी की मोटी मोटी दीवारों का पुश्तैनी घर। पीछे वाली ज़मीन जानबूझकर बंटवारे में ली थी उन्होंने कि जब पैसा और शौहर होगा तो पक्का कर बनाएंगे। छोटा सा ही सही, यह जरूरी था। उनके लिए नहीं, बेटों के लिए। घर ही नहीं रहेगा तो वे आएंगे क्यों? आएंगे तो रहेंगे कहाँ? और जब आएंगे ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, तो गांव घर को जानेंगे क्या? फिर बाप दादा की ज़मीन जायदाद का क्या होगा? कौन देखेगा, ताकेगा? खपरेल का घर तो ढह रहा है, कब बैठ जाएगा कोई नहीं जानता। तो पिछले दिनों जब प्रोविडेंट फंड के पैसे मिले थे, तभी नए घर में हाथ लगाने का फैसला लिया था उन्होंने। अब यह नई मुसीबत, उन्हें छब्बू की कमी खल रही थी लगातार। ये नई नस्लें पैदा हुई थी गांव में, तभी से जब से गांव में बिजली के खंभे, केबल, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, दवाखाने आए थे। जातियों की पार्टियां आई थी। हर तीसरे घर से फौज में किसी न किसी की भर्ती हुई थी। सवर्णों में एक नस्ल रिसर्च और कोचिंग करने वाले लड़कों की थी, जो शहर से या किसी फौजी के घर से बोतल हासिल करते और रात पंपिंग सेट पर बिताते। दूसरी नस्ल नरेश और उसके भाइयों की थी। नरेश बिजली मैकेनिक था, सरकारी कर्मचारी था, लेकिन खंभे से तार खींचकर घरों में अवैध कनेक्शन देता था और अच्छी खासी कमाई करता था। उसके तीनों भाइयों की दिलचस्पी पॉलिटिक्स में थी। देवेश सपा का कार्यकर्ता था, रमेश बसपा का और महेश भाजपा का। यही पार्टियां पिछले 20 सालों से सत्ता में आ जा रही थीं और क्षेत्र में विधायक और सांसद भी इन्हीं पार्टियों के हो रहे थे। तीनों ने बड़ी समझदारी से किसी न किसी नेता को पकड़ रखा था। वे अपने नेता के साथ रहते, घूमते, खाते, पीते और जनता की सेवा करते, यानी ट्रांसफार्मर करवाने या रुकवाने का काम करते। छोटी मोटी नौकरी से यह बड़ा और सम्मान का धंधा था। लोगों पर रौब भी रहता और दबदबा भी। इसके पास हर मंत्री के साथ उठने, बैठने और खाने पीने के किस्से होते। वे जब कभी 4-5 दिन गायब रहकर गांव आते तो सीधे लखनऊ से या किसी महारैली से या हल्ला बोल से ही आते। इन भाइयों की पहुंच
और पैसे की ताकत का बोध रघुनाथ को तब हुआ जब उन्हें 10-12 दिन दौड़ना पड़ा। कभी लेखपाल के पास, कभी थाने पर, कभी एसडीएम के ऑफिस में। कुर्सी सबने दी, सम्मान सबने दिया, ध्यान से सुनी उनकी बातें और अंत में कहा, माँ साहब आप विद्वान हैं, शरीफ हैं, आपकी सब बातें सही हैं, लेकिन किस झमेले में अपने को डाल रहे हैं। वे सब अच्छे आदमी हैं क्या? मुंह से बोल कर तो कुछ नहीं कहा, इशारों से जरूर समझा दिया कि कर तो सकते हैं कुछ न कुछ, लेकिन बातों से तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं ना। उसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि घराने के 8 परिवारों में से हर परिवार को चुप रहने के लिए नरेश ने 2-2 हजार दिए थे। रघुनाथ दौड़ लगाते लगाते थक गए। यह उम्र भी ऐसे कार्यों के लिए नहीं रह गई थी। अब पहले जैसा दमखम भी नहीं रह गया था। घुटनों में भी दर्द रहता था और गर्दन में भी। शीला अलग मरीज थी दमा और गैस की। जब भी रघुनाथ के सामने आती डकार लेती हुई। और पिछले दिनों की घटना और पति की परेशानी ने तो उसे और भी नर्वस और निराश कर दिया था। रघुनाथ दोपहर के खाने के बाद नीम के नीचे लेटे थे और सोच रहे थे कि अब क्या करें। एकमात्र रास्ता उन्हें दिखाई पड़ रहा था, कचहरी, लेकिन वह रास्ता बहुत लंबा था। वह जानते थे कि तारीख पर तारीख पड़ती जाएगी। इसी तरह एक दिन वे आते जाते मर जाएंगे और फैसला नहीं होगा। इसी बीच शीला आई। उसने कहा, अजीब आदमी हैं आप, अकेले चिंता में मरे जा रहे हैं। जिन्हें यह सारा कुछ संभालना है उनसे सलाह क्यों नहीं ले रहे हैं? पूछिए तो उनसे। किनसे? बेटों से। हाँ, माना कि एक दूर है लेकिन दूसरा तो पास है। बिल्कुल सही कह रही हो। उन्होंने राहत की सांस ली। बताओ भला, इस ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। वे उठे और शीला के साथ फोन पर जुट गए। शीला उन्हें बार बार हिदायत देती रही कि धकियाने, पटकने, मारने, पीटने की बात का जिक्र नहीं करना, वरना परेशान हो जाएगा और पढ़ाई छोड़कर बीच में ही चल देगा। लाइन मिली रात को 10 बजे के बाद। स्वर पर संयम रखते हुए रघुनाथ ने विस्तर से सब कुछ बताते हुए उससे राय मांगी। यह भी कहा कि यहाँ से कैलिफोर्निया की लाइन नहीं मिलती, संजू से भी सलाह लेकर बताना। राजू ने सुनते ही बीच में टोक कर कहा, क्यों मरे जा रहे हैं ज़मीन को लेकर? छोड़िए उसे और सुनिए। भाभी बनारस आ गई हैं, अशोक नगर में ज्वाइन कर लिया है यूनिवर्सिटी में। आप माँ को लेकर चले जाइए और वहीं रहिए और सुनिए। सुनने से पहले ही फ़ोन रख दिया रघुनाथ ने। वे माथा पकड़कर वहीं बैठ गए। क्यों, क्या हुआ? शीला ने पूछा। हुआ क्या, अब संभालो उसे। उड़कर आ रहा है हवाई जहाज़ से, आते ही गोली मार देगा नरेश को। वह सब बर्दाश्त कर लेगा, बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे रोको रोको, उसे तो रोक देंगे, संजय को कैसे रोकेंगे? वह तो वहीं से मिसाइल मारेगा उसके घर पर। शीला को संदेह हुआ अपनी समझ पर और वह चुप होकर उन्हें देखने लगी। सालों, कहते कहते उन्होंने सिर उठाकर शीला को देखा। मुझे डर था इसलिए मैं बात नहीं कर रहा था, लेकिन तुम्हारे कहने पर की। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि मेरे दिमाग में न आया हो, लेकिन तुम्हारी जिद पर किया। जाने कहाँ से इतने नालायक और निकम्मे लड़के पैदा हो गए। साले, पिछले जन्म के पाप। मैंने 30-35 साल नौकरी की, लाखों कमाए और आज हाथ में एक पैसा नहीं। इस हाथ आए, उस हाथ गए। पूछो कि कहाँ गए तो नहीं बता सकता। और यह ज़मीन आज भी जहाँ की तहाँ है, रत्ती भर भी टस से मस नहीं हुई अपनी जगह से। इसने तुम्हारे आजा को खिलाया, परदादा को खिलाया, बाप को खिलाया, तुम्हें खिलाया। यही नहीं, तुम्हारे बेटों और नाती पोतों को भी खिलाएगी। तुम करोड़ों कमाओगे लेकिन रुपया और डॉलर नहीं खाओगे। भगवान न करे कि वह दिन आए जब बैंक चावल दाल के दाने बांटे। उन्होंने जांग पर मुक्का मारा, शीला को ओर ताकते हुए। साले, तुम लोग बड़े हुए हो,
अपनी माँ का दूध पीकर, और तुम्हारी माँ की महतारी है यह जमीन, चावल, दाल, गेहूँ, तेल, पानी, नमक इसी जमीन के दूध हैं, और बोलते हो कि हटाइए उसे, छोड़िए उसे। गुस्से में रघुनाथ क्या क्या बोलते रहे, उन्हें खुद कुछ पता नहीं। किसी तरह शीला ने उन्हें संभाला और पकड़कर आंगन में ले गई। जाओ, सो जाओ, सोचो मत। भाग 6। इन्हीं दिनों रघुनाथ को एक इल्हाम हुआ कि शरीफ इंसान का मतलब है निरर्थक आदमी, भले आदमी का मतलब है कायर आदमी। जब कोई आपको विद्वान कहे तो उसका अर्थ मूर्ख समझिए, और जब कोई सम्मानित कहे तो दयनीय समझिए। उन्हें हर जगह यही कहा गया और उनका कोई काम नहीं किया गया। उन्हें हर जगह हट हट और दूर दूर किया गया। वे उस बकरी या गाय की तरह हैं जो सिर्फ में या बाँ बाँ कर सकती है, मार नहीं सकती। यही उनकी छवि है सबके आगे। मिमियाने घिंगियाने वाले मास्टर की यह उनकी छवि नहीं है, यही हैं वे इस छवि को तोड़ने की सोच ही रहे थे कि बब्बन सिंह ने वह अवसर दे दिया। उस समय रघुनाथ अपने खलिहान में थे। वे मचिया पर बैठे थे और सामने सनेही अपने और उनके हिस्से का गेहूं तौल रहा था। बगल से गुजरते हुए बब्बन खड़े हो गए। गांव के बुजुर्ग, सबसे बुजुर्ग और मानिंद। गांव ही नहीं, पास पड़ोस में भी कहीं विवाद होता तो एक पंच के रूप में किसी न किसी पार्टी की ओर से वह भी होते। अब यह अलग बात है कि वे मामला सुलझाने के बजाय और उलझा कर आते। यह उन्हें अच्छा नहीं लगा था कि रघुनाथ जाने कहाँ कहाँ दौड़े, उनके पास नहीं आए। रघुनाथ ने उन्हें देखा लेकिन कोई भाव नहीं दिया। मास्टर, उन्होंने आज्ञा दी। रघुनाथ पास गए और प्रणाम किया। जमीन तुम्हारी है, गांव समाज या नरेश का उससे क्या लेना देना। दूसरा कोई कैसे कब्जा कर लेगा, इतना तो मैं भी जानता हूँ। जानते हो तो विधायक जी से क्यों नहीं मिलते। किस विधायक से? अरे वही अपने कॉलेज के मैनेजर। माथा ठनका रघुनाथ का। इसका मतलब इस पूरे मामले के तार वहाँ से भी जुड़े हैं। संजय की शादी से उसे उन्हें रिटायर करने और पेंशन रुकवाने से ही संतोष नहीं हुआ, और ये हैं घराने के सबसे बुजुर्ग और मानिंद जो नरेश को ना समझाकर मुझे समझा रहे हैं, और समझा ही नहीं रहे हैं, उसमें रस ले रहे हैं। इसी समय रघुनाथ के दिमाग में एक खल विचार आया। कक्का, वे बब्बन का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर ले गए। आपसे एक सलाह लेना चाहता था कई दिनों से। जब आप मिल ही गए हैं तो कहिए यहीं पूछ लूँ। बोलो बोलो। मन तो नहीं बनाया है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ वह जमीन ही बेच दूँ। बब्बन उन्हें आश्चर्य से देखते रहे। तुम्हें पता है कितनी कीमत है उस वह जमीन की? आबादी के अंदर की कितने काम की है वह जमीन? उसे बेचना सोने बेचने जैसा है। और बेचोगे क्यों? सिरदर्द रखने से क्या फ़ायदा? यही तो चाहता है नरेश, लेकिन उसे नहीं बेचना है। उसने जो किया है मेरे साथ, उसे कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर क्या? अभी तो यही सोचा है कि उसे नहीं देना है। बाकी तो घर है, गांव है, आप चाहेंगे तो आप भी हैं। देखा जाएगा, कोई जल्दी थोड़ी है। बब्बन थोड़े गंभीर हुए और उसके कब्जे का क्या करोगे? कब्जे का क्या, खूंटा है? और कुछ नहीं तो जो उखाड़ कर फेंक देगा उसे भी दे सकता हूँ। मैनेजर साहब भी तो खोलना चाहते हैं बच्चों के लिए अंग्रेजी स्कूल। इसी इलाके में कहीं यहीं खोलें। अरे गांव घर के लोग मर गए हैं, क्या बाहर के आदमी को दोगे? नहीं, एक बात कह रहा हूँ, अभी कुछ तय थोड़े है। रघुनाथ ने धीरे से कहा। मैं दान तो कर नहीं रहा हूँ किसी को। जब वाजिब और सही मिलेगा तभी ना। तुम तो गांव के फौजदारी करा दोगे मास्टर। चिंतित होते हुए बब्बन बोले। मैं क्या कराऊंगा? जब वे खुद ही करने पर उतारू हों तो कोई क्या कर सकता है? रघुनाथ ने उनके कान के पास मुंह ले जाकर कहा। लेकिन ये बातें अपने तक रखने की है।
दुनिया भर के लोग आते रहते हैं आपके पास, क्या फ़ायदा कहने से, है ना? तो चलें। रघुनाथ खलियान की ओर मुड़ गए। सनही ने दूसरी बार पूछा था कि गेहूं के गल्ले को बखार में आज ही रख दें या कल के लिए छोड़ें। शीला का कहना था कि अरहर और सरसों भी बट जाएं तो सभी बारी बारी से रख लिए जाएं। रघुनाथ ने निर्णय शीला पर छोड़ा और बरामदे में जाकर बैठ गए। शीला भी पीछे पीछे आई। क्यों लसरिया रहे थे उनसे? सारी खुरापात की जड़ तो वही है। तुम चुप रहकर तमाशा देखो। मैंने काफ़ी मसाला दे दिया है उन्हें। अब कल से यहाँ बैठकी लगाना शुरू कर देंगे लोग। रघुनाथ के चेहरे पर राहत और संतोष की चमक थी। शीला ने उखड़े मन से पूछा, तुम जमीन बेचने की बात कर रहे थे उनसे? रघुनाथ हंसे। बात ही कर रहा था, बेच नहीं रहा था। बेचना भी नहीं है मुझे। मेरी अपनी कमाई चीज़ है भी नहीं कि बेचूं। बाप दादा के पास और उनके पुरखों के पास भी कैसे आई होंगी वही जानते होंगे। लेकिन ये लोग न खुद चैन से रहेंगे, न कोई रहना चाहेगा तो रहने देंगे। अब यही देखो, मेरा अपना कसूर कहाँ है? संजय ने शादी की, वहाँ की जहाँ चाहा, जहाँ उसे अपना हित दिखा, भविष्य दिखा। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी अपनी पसंद और अपनी ज़िंदगी, हम क्या कर सकते थे? लेकिन उसकी सज़ा मैनेजर ने मुझे दी, फालतू में। मैंने भी कहा ठीक है, गांव पर रहेंगे सुख और शांति से, न उधो का लेना न बाधो को देना। एक समय था कि खेत खलियान के सिवा कुछ नहीं था यहाँ। न अखबार था, न बिजली थी, न फ़ोन था, न टीवी थी। आज सब है और पैदावार भी इतनी है कि हम दो के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। रही बाकी ज़रूरतें तो आज नहीं कल पेंशन मिलेगा ही। देर भले हों, फिर किस बात का गम? क्यों? रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए शीला को देखा और हर सुख दुख में हमेशा साथ देने वाली बीवी अभी जीवित है। उन्होंने उसे खींचा और अपने पास बिठा लिया। वह शर्माते हुए उसके पास बैठी रही और वे उसे एकटक देखते रहे। शीला, इन सब चीज़ों के सहारे ज़िंदगी तो काटी जा सकती है, जी नहीं जा सकती। सहसा उनकी आवाज़ भारी और उदास हो गई। शीला, हमारे 3 बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभी मेरे भीतर ऐसी हूंक उठती है जैसे लगता है मेरी औरत बांझ है और मैं निसंतान पिता हूँ। माँ और पिता होने का सुख नहीं जाना हमने। हमने न बेटे की शादी देखी, न बेटी की, न बहू देखी, न होने वाला दामाद देखा। हम ऐसे अभागे माँ बाप हैं जिसे उनका बेटा अपने विवाह की सूचना देता है और बेटी धौंस देती है कि इजाज़त नहीं दोगे तो न्योता नहीं दूंगी। और अब तुम्हारी नज़र टिकी है राजू पर। सारी साधें वही पूरी करेगा, निहाल कर देगा तुम्हें। ऐसा कोई भ्रम हो तो निकाल दो अपने दिमाग से। मुझे पता है कि वह इनसे भी आगे जा रहा है। उसने एक ऐसी विधवा लड़की ढूंढ निकाली है जिसके 2 साल का बच्चा है। यही नहीं, वह कोई अच्छी खासी सर्विस भी कर रही है। उसी के पैसे से दिल्ली में ऐश कर रहा है। मोटर बाइक ले ही गया है मस्ती के लिए। बच्चा पालना और ऐश करना 2 ही काम है उसके। गए थे डोनेशन की रकम लेकर, आज तक पता नहीं चल सका कि एडमिशन लिया भी या नहीं। तुम इतना सब जानते थे, कभी बताया क्यों नहीं? क्या कर लेती तुम? क्या करता बताकर? शीला, मैं जानता हूँ उसे। पढ़ने में कभी दिलचस्पी नहीं रही उसकी। उस अपने बाप से किस तेवर में बात करता है, इसे देखा है तुमने? वह शॉर्टकट से बड़ा आदमी बनना चाहता है। उसके लिए बड़ा आदमी का मतलब है धनवान आदमी, और वह भी बिना खून पसीना बहाए, बिना मेहनत के। वह महत्वाकांक्षी लड़का है, लेकिन लालच को ही महत्वाकांक्षा समझता है। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता है आनन फानन में, लेकिन बिना पढ़े लिखे, बिना अच्छे नंबर लाए, डिवीज़न लाए, बिना प्रतियोगिताएं दिए, बिना खटके और नौकरी किए। मुझे नहीं पता वह लड़की इसे कैसे मिली, कहाँ मिली। हो सकता है उसे भी किसी मर्द की तलाश रही हो। इतना पता जरूर है
कि 1.5 साल पहले किसी सड़क दुर्घटना में उसका पति मरा था। इस लड़की का अपना फ्लैट है, कार है, ऑफिस के काम से सिंगापुर, बैंकॉक भी आती जाती रहती है और वह उसका बच्चा संभालता है और घर अगोरता है। जैसे हम नहीं जानते वैसे ही वह नहीं जानती कि इसके मन में क्या है, इसके इरादे क्या हैं। तुम्हें इतना सब कैसे मालूम? यह न पूछो। नोएडा में मेरे भी अपने आदमी हैं जो आते जाते रहते हैं। शीला चिंतित हो उठी। सारे दुख इसी बुढ़ापे में देखने के बदे थे क्या? एक बेटा परदेश में, पता नहीं कब आएगा। दूसरा यहाँ, लेकिन उसका भी वही हाल, बल्कि उससे भी खराब। और इधर बाप की अलग मुसीबत, गांव छोड़ें तो जान बचे, नहीं मारे जाएं। न कोई देखने वाला, न सुनने वाला। जाने किस मनहूस की नज़र लग गई है इस घर को। रघुनाथ को वहीं अकेला छोड़कर वह चुपचाप अंदर गई और लेट गई। भाग 6 समाप्त। यह अंश आपको कैसा लगा? जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर बताइएगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।